4.1 परिचय। 19वीं सदी में यूरोप में लोगों के सोचने के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। पहले कई लोग बाइबल के विचारों पर विश्वास करते थे कि दुनिया कैसे शुरू हुई, लेकिन फिर चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत पेश किया। इस सिद्धांत ने उत्पत्ति के बाइबल विवरण पर सवाल उठाया। लोगों ने धर्म के बजाय विज्ञान पर भरोसा करना शुरू कर दिया और सकारात्मकता नामक एक नया दृष्टिकोण वैज्ञानिक समुदाय में लोकप्रिय हो गया। धर्म ने खुद को एक जटिल स्थिति में पाया जिसे सार्वभौमिक के रूप में देखा गया, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे तर्कहीन भी माना गया। यह समझाना चुनौतीपूर्ण था कि दुनिया भर के विभिन्न संस्कृतियों के लोग अलौकिक प्राणियों या घटनाओं में विश्वास क्यों करते हैं, जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता है और उनके स्वभाव से साबित नहीं किया जा सकता है। सिगमंड फ्राइड, जिन्हें अक्सर मनोविश्लेषण का जनक और वियना में एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर कहा जाता है, सकारात्मकता के प्रबल समर्थक थे। वह सामाजिक विकासवादियों के समान पद्धति का उपयोग करके धर्म को समझना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने उस चीज का अध्ययन करने का निर्णय लिया जिसे वे विश्व स्तर पर सबसे आदिम धर्म मानते थे, जो कि टोटेमिज्म है। टोटेमिज्म में कई प्रमुख मान्यताएं और प्रथाएं शामिल हैं। जनजाति को वर्गों में विभाजित किया गया है, जिन्हें अक्सर मानव विज्ञान के क्षेत्र में कुलों के रूप में जाना जाता है। इन कुलों का मानना है कि वे एक गैरमानव पूर्वज के वंशज हैं, जो आमतौर पर एक जानवर है, लेकिन कभी-कभी हवा या गड़गड़ाहट जैसी प्राकृतिक शक्ति भी हो सकती है। ऐसे सख्त नियम हैं जो कहते हैं कि एक ही टोटेमिक कबीले के पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। इस नियम को तोड़ने पर मौत की सजा हो सकती है। टोटेमिक जानवर, पक्षी या प्राकृतिक चीज को नुकसान पहुंचाने, मारने या खाने की अनुमति नहीं है। वहां एक वार्षिक अनुष्ठान होता है जहां टोटेमिक जानवर की बलि दी जाती है, और यह एक दुखद अवसर होता है, जैसे कि जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है। फ्रायड ने वर्जना के विचार को देखकर बताया कि टोटेमवाद की शुरुआत कैसे हुई। उन्होंने कहा कि वर्जनाएं बहुत पुराने नियम हैं जिन्हें शुरुआती लोगों पर थोपा गया था। वे उन चीजों को कवर करते हैं जो लोग वास्तव में करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि इससे समाज गड़बड़ा जाएगा। इन नियमों में वे रिश्ते भी शामिल हैं जो गुप्त रूप से आकर्षक हो सकते हैं, जैसे सास और दामाद या पुरुष और उसकी भाभी के बीच। अगर ये रिश्ते बने तो समाज बिखर जाएगा। फ्रायड ने सोचा कि सभ्य गोरे लोगों के विपरीत आदिम लोग छोटे बच्चों की तरह होते हैं जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। उनका मानना था कि एक आदिम समाज में माँ और बेटे और भाई और बहन यदि संभव हो तो यौन संबंध बनाते, क्योंकि उनमें यूरोपीय लोगों के नैतिक मूल्यों का अभाव है। उन्हें रोकने वाली एकमात्र चीज कड़े नियम या वर्जनाएं हैं। तो वर्जित का अर्थ वह काम न करना है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। अनुष्ठानों में प्रबल इच्छाओं को दबाने से उत्पन्न दबाव मुक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, टोटेमिक जानवर को मारने और खाने की इच्छा तब प्रकट होती है जब जानवर की बलि दी जाती है। फ्रायड के लिए अनुष्ठान उन मिश्रित भावनाओं से निपटने का एक तरीका है जो लोगों के मन में एक ही वस्तु के लिए होती है जिसे वे प्यार करते हैं और नफरत करते हैं। यह एक ही चीज के लिए प्यार और गहरी जड़ें जमा चुकी नफरत के बीच का संघर्ष है, जो व्यक्तिगत समस्याओं और सार्वजनिक अनुष्ठानों का कारण बनता है, खासकर जिसे फ्रायड वर्जित समारोह कहता है। फ्रायड इस बारे में बात करता है कि कैसे टोटेमिक अनुष्ठान, राजाओं के लिए समारोह और मृत्यु अनुष्ठान सभी में कुछ न कुछ समानता है। उनका मानना है कि जब लोग किसी की मृत्यु पर शोक मनाते हैं,
तो यह केवल दोह के बारे में नहीं होता है, यह दोषी महसूस करने के बारे में भी है। वह सोचता है कि बहुत से लोगों की मरने वाले व्यक्ति के प्रति गुप्त इच्छाएं या यहाँ तक कि शत्रुता भी थी। जब वह व्यक्ति मर जाता है तो अपराध बोध बाहर आ जाता है और दुख की भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है। कोई व्यक्ति जितना अधिक दोषी महसूस करेगा, उसका दुख उतना ही अधिक तीव्र होगा। फ्रायर के अपने शब्दों में वह कहते हैं कि इन दोषी भावनाओं को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता, भले ही वे तर्कहीन लगे। ऐसा नहीं है कि शोक मनाने वाला वास्तव में लापरवाह था, जैसा कि अपराधबोध से पता चलता है, लेकिन उनमें से एक हिस्सा ऐसा था जो बिना इसका एहसास किए उस व्यक्ति की मृत्यु से दुखी नहीं था और शायद यह भी चाहता था कि अगर उनके पास ऐसा होता तो यह जल्द ही हो जाए। शक्ति। यह गहरे बैठा हुआ और अक्सर छिपा हुआ अपराध बोध भी है जो लोगों को भूतों या मृतकों की आत्माओं से डरता है। फ्रायर एक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिचय देता है जो तब काम आती है जब कोई व्यक्ति न्यूरोसिस का अनुभव कर रहा होता है और अपनी परस्पर विरोधी भावनाओं को सुलझा नहीं पाता है। इस प्रक्रिया को प्रक्षेपण कहा जाता है। राक्षसों जैसे जिन डरावने प्राणियों की हम कल्पना करते हैं, वे वास्तव में केवल हमारे अपने नकारात्मक विचार हैं जिन्हें हमने खुद से दूर धकेल दिया है और राक्षसों और भूतों जैसी बाहरी संस्थाओं में बदल दिया है। प्रक्षेपण का मतलब हमेशा मिश्रित भावनाएं या मानसिक समस्याएं नहीं होता, यह अन्य तरीकों से भी हो सकता है। हमारे अचेतन मन से चीजों को बाहरी दुनिया में प्रक्षेपित करने का विचार काफी प्राचीन है। यहाँ तक कि हमारी इंद्रियां भी हमें दुनिया को समझने में मदद करने के लिए खुद को बाहर की ओर प्रक्षेपित करके काम करती है। सिगमंड फ्रायड का मानना था कि जैसे जैसे समाज विकसित होता है, यह आंतरिक संघर्ष और अनिश्चितता दूर हो जाती है। आधुनिक समय में लोग छिपे हुए अपराधबोध और यौन इच्छाओं से उतना संघर्ष नहीं करते हैं, क्योंकि उच्च नैतिक मूल्य और संस्कृति इन मुद्दों को हल करने में मदद करते हैं। लेकिन आदिम समाजों में इन संघर्षों का समाधान नहीं होता है और वे मानसिक समस्याओं या अनुष्ठानों के रूप में सामने आते हैं। फ्रायर के अनुसार पश्चिमी सभ्यता सांस्कृतिक विकास के समानांतर मनोवैज्ञानिक परिपक्वता के मामले में एक शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। कभी-कभी जो पहले एक बाहरी नियम था, अतीत की वर्जना की तरह, वह हमारे आंतरिक नैतिक संहिता का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए, अनाचार का निषेध हमारे मन में इतना बैठ जाता है कि इन नियमों को तोड़ने पर हमें दोषी महसूस होने लगता है। इन आंतरिक वर्जनाओं के कारण हम अपने व्यवहार को भीतर से नियंत्रित करते हैं। विस्थापन नामक प्रक्रिया के माध्यम से निषिद्ध इच्छाओं को किसी और चीज पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यौन इच्छाएं हिंसक या मृत्यु संबंधी विचारों में परिवर्तित हो सकती हैं। इसलिए यदि हम किसी के साथ यौन संबंध नहीं बना सकते हैं, तो हम उन्हें नुकसान पहुंचाने की कामना कर सकते हैं या हमारे यौन विचार हिंसक हो सकते हैं। फ्रायड ने टोटेमिज्म के अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने से पहले जीववाद पर चर्चा की, जिसे उन्होंने टोना और जादू में विभाजित किया। जादू टोना में मानवीय विशेषताओं वाली आत्माओं पर विश्वास करना और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करना शामिल है। दूसरी ओर, जादू आत्माओं पर विश्वास किए बिना प्रकृति को नियंत्रित करने और उसमें हेरफेर करने पर ध्यान केंद्रित करता है। फ्रायड ने जादू की तुलना इस बात से की है कि इच्छा पूर्ति के लिए बच्चे अपनी आंतरिक इच्छाओं से प्रेरित होकर कैसे खेलते हैं। वह जिसे जेम्स फ्रेजर ने नकारात्मक जादू कहा था, उसे विचार की शक्ति के माध्यम से दुनिया को बदलने की तीव्र इच्छा के रूप में देखता है। इससे पता चलता है कि गलत तर्कसंगता,
जैसा कि फ्रेजर ने वर्णित किया है, वास्तव में मनोवैज्ञानिक इच्छा पूर्ति का एक रूप है, जहां इच्छा को किसी और चीज में स्थानांतरित किया जा सकता है। फ्रायड के अनुसार आदिम लोग बच्चों की तरह व्यवहार क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी कामेच्छा, यौन अवस्था को हल नहीं किया है और वे एक सामान्य पश्चिमी वयस्क के विपरीत अभी भी यौन इच्छाओं से जूझ रहे हैं। 4.2 फ्रायड का सुधार। फ्रायड ने समाज और संस्कृति का अध्ययन करने वाले विद्वानों द्वारा प्रस्तावित चरणों पर फिर से काम किया, जिसमें बर्बरता और सभ्यता शामिल है। वह इन्हें मानव विकास के चरणों के रूप में प्रस्तुत करता है। पहला चरण जीववाद है, जो आत्ममुग्धता की विशेषता है, जहां व्यक्ति खुद से प्यार करते हैं और उनका अहंकार उनका प्राथमिक ध्यान होता है। इसके बाद धार्मिक चरण आता है, जहां लोग अपने प्यार को अपने माता पिता के प्रति निर्देशित करते हैं। अंत में वैज्ञानिक चरण है, जिसमें मनुष्य अपने लिए सुख की तलाश करना छोड़ देते हैं और इसके बजाय प्यार की तलाश में बाहरी ध्यान केंद्रित करते हैं। फ्रायड ने एक बार फिर आदिम मनुष्यों और अपरिपक्व वयस्कों के बीच तुलना की है, जिन्होंने अपनी यौन इच्छाओं का समाधान नहीं किया है। जादू, धर्म और विज्ञान से जुड़े फ्रायड के विकास मॉडल को मनोविश्लेषणात्मक अवधारणाओं के माध्यम से समझाया गया है। जादू में अहंकार की कथित शक्तियों का उपयोग करके इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास शामिल होता है, अक्सर केवल विचारों जैसे आत्ममुग्ध साधनों के माध्यम से। कहा जाता है कि धर्म माता पिता की आकृतियों को अपने से बाहर किसी कल्पित वास्तविकता, जैसे कि अलौकिक, पर प्रक्षेपित करने से उत्पन्न होता है। विज्ञान परिपक्व कामुकता का प्रतिनिधित्व करता है, जहां प्रेम वस्तु की खोज स्वयं के बाहर होती है। धर्म के संबंध में फ्रायड का मानना है कि टोटेमिज्म केवल एक प्रकार की धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि यह सभी संस्कृतियों की पैतृक मान्यता थी। तो धर्म का एक अनोखा रूप होने से टोटेमवाद को अब सबसे प्रारंभिक धर्म के रूप में देखा जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही समकालीन टोटेमवाद विकसित हुआ हो, लेकिन मूल रूपों में हमेशा टोटेम के रूप में एक जानवर शामिल होता है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें आत्मा होती है। टोटेमिज्म की एक और सार्वभौमिक विशेषता बहिर्विवाह की प्रथा है। टोटेमिक अनुष्ठानों के दौरान पिता के स्वरूप का सार मानव से पशु में स्थानांतरित हो गया, जिससे पशु बलि की शुरुआत हुई। जैसे जैसे धर्म आगे विकसित हुए, पिता ने एक बार फिर मानव रूप धारण कर लिया, या तो देवराजा के रूप में या स्वर्ग में देवता के रूप में, और बलि के शिकार अक्सर मानव बन गए। धार्मिक मान्यताओं में इस विकास के कारण कई प्राचीन समाजों में मानव बलि की प्रथा शुरू हुई। दरअसल ईसा मसीह की छवि को एक ऐसे बेटे के रूप में भी समझाया गया है, जिसने अपने भाइयों को पाप से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो सबसे सरल से लेकर सबसे उन्नत यूरोपीय दृष्टिकोण के अनुसार तक ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में फ्रायड का सिद्धांत सभी प्रकार के धर्मों को समझाने का प्रयास करता है। प्रक्षेपण और विस्थापन जैसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कोई विभिन्न धार्मिक प्रथाओं जैसे मृत्यु, बलिदान और जानवरों की पूजा से संबंधित अनुष्ठानों को समझ सकता है। अपनी पुस्तक द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन में फ्रायड ने धर्म के अपने सिद्धांत का विस्तार किया, अनिवार्य रूप से धर्म को एक प्रकार के मानसिक विकार तक सीमित कर दिया। यहाँ विचार यह है कि लोग बचपन से ही अपने माता पिता की छवियों को विभिन्न धार्मिक विश्वास प्रणालियों में देवताओं और आकृतियों पर प्रोजेक्ट करते हैं। इस अवधारणा को अब्राम कार्डिनर जैसे मनोवैज्ञानिकों और मानवविज्ञानी के बीच सहयोग के कारण गैर पश्चिमी समेत विभिन्न संस्कृतियों में लागू किया गया था,
जिन्होंने फ्रायड के विचारों का समर्थन करने के लिए फील्ड डेटा का उपयोग किया था। हालांकि इस सिद्धांत को उन लोगों की कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा जिन्होंने इसे आदिवासी या आदिम समाजों को मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों या बच्चों के साथ बराबर करने के रूप में देखा। ऐसी आलोचना को अक्सर यूरो केंद्रित और नस्लवादी के रूप में देखा जाता था। बहरहाल, वयस्क व्यक्तित्वों को बचपन के शुरुआती अनुभवों और प्रक्षेपण और विस्थापन की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से जोड़ने का विचार, यहाँ तक कि हाल के दिनों तक भी, धर्म, देवताओं और अनुष्ठानों को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। फ्रायड का सिद्धांत लचीला साबित हुआ है और आज तक धर्म के बारे में सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक बना हुआ है। 4.3 फ्रायड का अनुसरण। थियोडोर रीक। सिगमंड फ्रायड के अनुयायी थियोडोर रीक ने अनुष्ठानों के अध्ययन में गहराई से जाने के लिए फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का उपयोग किया। उनका उद्देश्य अनुष्ठानों की परीक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करके दमनकारी शक्तियों और छिपी हुई सामग्री को प्रकट करना था। फ्रायड ने स्वयं रीक की पुस्तक की प्रस्तावना लिखी और अपने सिद्धांतों में रीक के बहुमूल्य योगदान को स्वीकार किया। अनुष्ठानों का विश्लेषण करते समय रीक सहायक मिथकों को महत्वपूर्ण महत्व देता है। वह गैर पश्चिमी धर्मों के एक सम्मानित विद्वान रॉबर्टसन स्मिथ से असहमत थे, जिनका मानना था कि मिथक अनुष्ठान के लिए गौण था और अनुष्ठान विश्लेषण में इसका कोई महत्व नहीं था। रेक ने तर्क दिया कि मिथक आदिम लोगों के मनोवैज्ञानिक संघर्षों को दर्शाते हैं और मानवता के अतीत के बारे में ऐतिहासिक जानकारी के सबसे प्राचीन रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा, वास्तव में यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि मिथक अपनी मूल स्थिति में उन घटनाओं की स्मृति को संरक्षित करता है जिनके कारण धर्म की स्थापना हुई, जो कि अन्य प्रकार के काल्पनिक गठन की तुलना में कम प्रच्छन्न तरीके से है। चूंकि मनोविश्लेषण मिथकों की व्याख्या करने में सफल रहा है, लोक मनोविज्ञान में उनके महत्व को तेजी से स्वीकार किया गया है। 1946, 18 से 19। रीक का विश्लेषण विभिन्न संस्कृतियों में पाए जाने वाले दो व्यापक रूप से देखे जाने वाले अनुष्ठानों पर केंद्रित है, दोनों सरल और उन्नत समाजों में, कौवाडेस और दीक्षा अनुष्ठान। ये अनुष्ठान कई समाजशास्त्रीय और सांस्कृतिक व्याख्याओं के अधीन रहे हैं। रेक की परीक्षा फ्रायड के सिद्धांतों में निहित है, जिसमें ओडिपस मिथक, टोटेमिक अनुष्ठानों और अनसुलझे, मुख्य रूप से यौन, अचेतन इच्छाओं से उत्पन्न न्यूरोटिक लक्षणों के अध्ययन पर जोर दिया गया है। कुवाडे दो प्रकार के रीतिरिवाजों को संदर्भित करता है। एक तब होता है जब बच्चे, विशेषकर बेटे के जन्म से पहले और बाद में पिता पर कड़े नियम लागू कर दिए जाते हैं। दूसरा तब होता है जब पिता बच्चे के जन्म के दौरान मां के समान दर्द महसूस करने का दिखावा करता है, भले ही मां को वास्तव में इस तरह के दर्द का अनुभव न हो। रीक ने मनोविश्लेषण के विचारों का उपयोग करते हुए बताया है कि ये रीतिरिवाज क्यों मौजूद हैं। उनका कहना है कि पिता को दर्द का हस्तांतरण और उन पर लगाई गई वर्जनाएं जुड़ी हुई है। इन रीतिरिवाजों का उद्देश्य बच्चे और मां को राक्षसों से होने वाले नुकसान से बचाना है। हालांकि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों के अनुसार ये राक्षस अवचेतन मन में छिपी नकारात्मक इच्छाओं की बाहरी अभिव्यक्ति मात्र है। पिता द्वारा मां की प्रसव पीड़ा का अनुकरण करने का सचेत कारण उसकी परेशानी को कम करना है। हालांकि यह क्रिया पिता को मां और बच्चे दोनों को नुकसान पहुंचाने की अचेतन इच्छा से उत्पन्न उनके छिपे हुए अपराध को कम करने में भी मदद करती है। माता-पिता के बीच यौन संबंध में आकर्षण और शत्रुता का मिश्रण होता है, जैसा कि फ्रायड के सिद्धांत द्वारा सुझाया गया है, जो सेक्स को मृत्यु से और प्रेम को मृत्यु की इच्छा से जोड़ता है। अपनी पत्नी के प्रति पिता की भावनाओं में यह दुविधा,
जहां वह खुले तौर पर प्यार और कोमलता व्यक्त करता है, लेकिन गहरी अचेतन शत्रुता और नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखता है, प्रसव पीड़ा की नकल के माध्यम से व्यक्त की जाती है। पुरुष भी वही दर्द महसूस करते हैं जो उन्होंने प्रसव पीड़ा से गुजर रही महिला के लिए चाहा था। अनुकरण की इस अवधि को बढ़ाने से पत्नी को उसके पति की यौन और हिंसक इच्छाओं से बचाने में मदद मिलती है, जो बच्चे के जन्म के बाद उसकी ओर निर्देशित होती है, और उन्हें दूर रखा जाना चाहिए। कुवाड़े का एक अन्य पहलू आहार संबंधी कुवाड़े है, जिसमें पिता पर सख्त भोजन प्रतिबंध लगाना शामिल है। यह प्रथा मृत्यु की इच्छा और शत्रुता के विक्षिप्त आवेगों में भी निहित है। नतीजतन पिता को घर में नुकीली वस्तुएं रखने, कुछ जानवरों को मारने और विशिष्ट खाद्य पदार्थों का सेवन करने से मना किया जाता है, क्योंकि ये क्रियाएं बच्चे के प्रति उसकी गुप्त मृत्यु की इच्छा का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त रे कुछ जानवरों को न मारने के प्रतीकवाद और कुछ मामलों में बच्चे के जन्म के दौरान जानवरों की बलि देने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। जानवरों को मारना बच्चे को नुकसान पहुंचाने के वास्तविक कृत्य का विकल्प या विस्थापन माना जाता है। बच्चों की बलि देने की यह प्रथा, जिसमें पहले जन्मे बच्चों की हत्या करना या उन्हें देवताओं को चढ़ाना शामिल है, दुनिया भर में धार्मिक अनुष्ठानों का एक हिस्सा रही है। चिंतन और क्रिया 4.1 क्या जानवरों को मारना पाप है? कुछ धर्म जानवरों को मारना पाप क्यों मानते हैं? चर्चा करें और अपनी पुस्तक में नोट करें। शीर्षक: क्या जानवरों को मारना पाप है? धार्मिक परिप्रेक्ष्य की खोज। परिचय: जानवरों को मारना पाप है या नहीं, यह सवाल जटिल और विवादास्पद है, जिस पर सदियों से बहस होती रही है। दुनिया भर के विभिन्न धर्म इस विषय पर अलग-अलग विचार रखते हैं, जो अक्सर उनकी मान्यताओं, परंपराओं और सांस्कृतिक प्रथाओं से प्रभावित होते हैं। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य उन कारणों की जांच करना है कि क्यों कुछ धर्म जानवरों को मारना पाप मानते हैं, इस परिप्रेक्ष्य के नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं की खोज करना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह चर्चा किसी विशेष विश्वास प्रणाली पर निर्णय पारित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि मौजूद विविध दृष्टिकोणों में अंतर्दृष्टि प्रदान करने का प्रयास है। हिंदू धर्म। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक, सभी जीवन रूपों के प्रति अपनी श्रद्धा के लिए जाना जाता है। अहिंसा या अपरिग्रह की अवधारणा हिंदू नैतिकता में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। कई हिंदू मानते हैं कि जानवरों को मारना पाप है क्योंकि यह अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ है। वे सभी जीवित प्राणियों को एक दूसरे से जुड़े हुए देखते हैं और मानते हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। हिंदू धर्म में विशेष रूप से गाय को पवित्र माना जाता है और इसका वध करना घोर पाप है। इस विश्वास का आध्यात्मिक पहलू धर्म में गहराई से समाया हुआ है, जहां कर्म, कारण और प्रभाव का नियम बताता है कि जानवरों को मारने जैसे नकारात्मक कार्यों के परिणामस्वरूप भविष्य के जीवन में नकारात्मक परिणाम होंगे। बुद्ध धर्म। अहिंसा के सिद्धांत के संबंध में बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के साथ समानताएं साझा करता है। बौद्ध धर्म करुणा का महत्व और सभी संवेदनशील प्राणियों को नुकसान से बचने की शिक्षा देता है। जानवरों को मारना इस सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह दुख का कारण बनता है और जीवन और मृत्यु के चक्र को बाधित करता है। बौद्ध लोग प्रेम, कृपा और सहानुभूति विकसित करने का प्रयास करते हैं और जानवरों को नुकसान पहुंचाना इस लक्ष्य के विपरीत है। इसके अलावा कई बौद्ध अपने कार्यों को अपनी मान्यताओं के साथ संरेखित करने और जानवरों को होने वाले नुकसान को कम करने के तरीके के रूप में शाकाहार का अभ्यास करते हैं। जैन धर्म।
जैन धर्म एक अन्य भारतीय धर्म है जो अहिंसा के सिद्धांत पर गहराई से आधारित है। जैन अहिंसा की अवधारणा को चरम स्तर पर ले जाते हैं, जहां कीड़े जैसे सबसे छोटे जीव भी मूल्यवान माने जाते हैं और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। इसलिए जैन धर्म में जानवरों को मारना एक गंभीर पाप के रूप में देखा जाता है। जैन लोग शाकाहार का पालन करते हैं और किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए बहुत सावधानी बरतते हैं। अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता न केवल एक धार्मिक आस्था है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक सार्वभौमिक रूप से जानवरों की हत्या को पाप नहीं मानता है। बाइबल में जानवरों के उपभोग के संदर्भ है और कुछ उदाहरणों में प्राचीन काल में जानवरों की बलि धार्मिक अनुष्ठानों का एक हिस्सा थी। हालांकि प्रबंधन की एक मजबूत परंपरा भी है, जिसका अर्थ है पृथ्वी के संसाधनों का जिम्मेदार और नैतिक उपयोग। कुछ ईसाई इसकी व्याख्या जानवरों के साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करने के आह्वान के रूप में करते हैं, और कई लोग कृषि और पशुपालन में जानवरों के साथ नैतिक व्यवहार की वकालत करते हैं। इस्लाम। इस्लाम में मांस के सेवन की अनुमति है, लेकिन इसे विशिष्ट दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उपभोग के लिए बनाए गए जानवरों का वध मानवीय और दयालु तरीके से किया जाना चाहिए, जिसमें मारे गए जीवन का सम्मान करने के लिए प्रार्थना पढ़ना भी शामिल है। हलाल और तैयब की अवधारणा केंद्रीय है, जो इस बात पर जोर देती है कि वध यथासंभव मानवीय होना चाहिए और जानवरों के साथ जीवन भर अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। इस्लाम में जानवरों की अनावश्यक क्रूरता या व्यर्थ हत्या को पाप माना जाता है। यहूदी धर्म। यहूदी धर्म में आहार संबंधी कानूनों का एक सेट है, जिसे कशरुत के नाम से जाना जाता है, जो यह निर्धारित करता है कि कौन से खाद्य पदार्थ स्वीकार्य है। जानवरों का वध विशिष्ट अनुष्ठानों के अनुसार किया जाना चाहिए और यह प्रक्रिया यथासंभव मानवीय होने के लिए डिजाइन की गई है। कानून जीवन की पवित्रता को दर्शाते हुए रक्त के सेवन पर भी रोक लगाता है। हालांकि यहूदी धर्म सार्वभौमिक रूप से जानवरों को मारना पाप नहीं मानता है, लेकिन जानवरों के साथ दया और सम्मान के साथ व्यवहार करने पर जोर दिया जाता है। मूल निवासी और स्वदेशी धर्म। दुनिया भर में कई मूल और स्वदेशी संस्कृतियों का पर्यावरण और उसके प्राणियों के साथ गहरा आध्यात्मिक संबंध है। उनकी विश्वास प्रणालियां अक्सर जानवरों को रिश्तेदार के रूप में देखती हैं, जिनके साथ मनुष्य पारस्परिक संबंध साझा करते हैं। बिना आवश्यकता के या अपमानजनक तरीके से जानवरों को मारना इस पवित्र रिश्ते के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है और इसे आध्यात्मिक अपराध माना जाता है। ये संस्कृतियां प्रकृति के साथ टिकाऊ और सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व के महत्व पर जोर देती है। निष्कर्ष। यह सवाल कि क्या जानवरों को मारना पाप है, आंतरिक रूप से किसी की धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। विभिन्न धर्म इस मुद्दे पर विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जिनमें जैन धर्म में जानवरों को मारने पर सख्त प्रतिबंध से लेकर इस्लाम और यहूदी धर्म में मांस की विनियमित खपत तक शामिल है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म द्वारा वकालत किए गए सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा और करुणा के सिद्धांत ने इन धर्मों में जानवरों की हत्या के खिलाफ एक मजबूत रुख अपनाया है। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि इस मामले पर धार्मिक दृष्टिकोण सूक्ष्म और विकसित हो सकते हैं। व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं और धार्मिक समुदाय बदलती नैतिक और पर्यावरणीय चिंताओं के जवाब में अपनी प्रथाओं को अनुकूलित कर सकते हैं। अंततः क्या कोई मानता है कि जानवरों को मारना पाप है,
यह व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास का मामला है, जो उनके विश्वास, मूल्यों और दुनिया की समझ से प्रभावित है। जैसे जैसे समाज नैतिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहा है, जानवरों के उपचार और पशु उत्पादों की खपत पर चर्चा संभवतः बहस का एक महत्वपूर्ण विषय बनी रहेगी। इन चर्चाओं को विविध मान्यताओं के सम्मान और पृथ्वी पर सभी जीवन की भलाई को बढ़ावा देने वाले सामान्य आधार खोजने की प्रतिबद्धता के साथ करना महत्वपूर्ण है। इन प्रथाओं के पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक कारण केवल अकाल को रोकने या पिता के जीवन को बचाने के बारे में नहीं थे, जैसा कि संस्कृति ने सुझाव दिया है। भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता था, जो बलिदान देने वाले व्यक्ति के पिता स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता था। इससे भगवान और बलि चढ़ाए गए बच्चे के बीच एक प्रकार का दादा दादी पोते का रिश्ता बन गया। ओडिपल मिथक के अनुसार मूल रूप से पिता की हत्या कर दी गई थी और बेटे ने इस कृत्य का प्रायश्चित किया। हालांकि बेटे के रूप में पिता की वापसी ने इस मिथक को वापस ला दिया और इस वापसी से पिता के जीवन को खतरा पैदा हो गया। बेटे के मन में भी अपने पिता के प्रति वैसी ही शत्रुता की भावना थी, जैसी उसके पिता के मन में अपने पिता के प्रति थी। कुछ लोगों का मानना था कि पिता ने पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लिया है, उन्होंने अपनी जीवन शक्ति पुत्र में डाल दी है, जिससे पिता का जीवन खतरे में पड़ सकता है। बच्चे को देखते ही वहशी ने अनजाने में निषेधाज्ञा के उल्लंघन को याद किया, जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। उक्त 77 एक और गहराई तक जड़ जमा चुका मनोवैज्ञानिक डर जो फिर से उभर आया, वह था अनाचार का डर। बचपन में पिता के मन में मां के प्रति यौन इच्छाएं थी, जिन्हें दबा दिया गया था। हालांकि उनके बेटे के जन्म ने इन यादों को अचेतन स्तर पर वापस ला दिया, क्योंकि बेटे ने अब अपनी पत्नी, बेटे की मां, पर कब्जा करने का खतरा पैदा कर दिया था। वास्तव में बेटे को मारने के अधिक चरम कदम को अक्सर दुनिया भर में पाए जाने वाले व्यापक यौवन या वयस्कता के अनुष्ठानों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इनमें से अधिकांश अनुष्ठान अत्यधिक हिंसक थे, जिनमें दीक्षार्थियों को गंभीर यातना और रक्तपात का सामना करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त आम तौर पर दीक्षार्थियों को निगलने वाले एक राक्षस का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व होता था, जो खतना या बधियाकरण, दोनों मनोवैज्ञानिक रूप से समकक्ष, का प्रतीक था। यह राक्षस मूलतः अपने पुत्रों के प्रति पिता की शत्रुता का प्रक्षेपण था। एक बार फिर बेटे की मृत्यु की दमित इच्छा पिता की इस असुरक्षा से उत्पन्न हुई कि बेटा ओडिपल दृश्य को फिर से दोहराएगा। दीक्षा समारोहों में इस बात पर जोर दिया गया कि युवा पुरुष महिलाओं का साथ छोड़कर पुरुषों के भाईचारे में प्रवेश कर रहे हैं। अनुष्ठानों का तात्पर्य मां से शारीरिक और यौन अलगाव था। हम इन सभी संस्कारों में युवाओं को उनकी माताओं से अलग करने, उन्हें पुरुषों के समुदाय के साथ अधिक निकटता से बांधने और पिता और पुत्र के बीच के बंधन को मजबूत करने की एक मजबूत प्रवृत्ति देख सकते हैं, जो युवाओं की अनाचार की अचेतन इच्छा से कमजोर हो गई थी। फ्रायड के सिद्धांत दिलचस्प है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। उनका सुझाव है कि ऐसी ही अचेतन इच्छाएं ईसाई धर्म जैसे उच्च धर्मों में देखी जा सकती हैं। ईसाई धर्म में फ्रायड ने पिता की हत्या के बेटे के कृत्य की भरपाई के लिए ईसा मसीह की मृत्यु को आत्मबलिदान से जोड़ा, जो मानवता के अतीत का प्रतिनिधित्व करने ओडिपल ओडिपल मिथक के समान है। फ्रायड ने जनजातियों में यौवन अनुष्ठानों, ईसा मसीह की मृत्यु और पुनर्जन्म और प्राचीन ग्रीक मिथकों के बीच समानताएं पाईं, जिससे उनका सिद्धांत सार्वभौमिक लगता है। 4.4 ओडिपल सिद्धांत की आलोचना करें। मलिनोस्की ने फ्रायड के सिद्धांत की आलोचना में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया।
उन्होंने बताया कि फ्रायड ने जिस प्रकार के परिवार को सार्वभौमिक माना है, वह दुनिया भर में पाए जाने वाले कई परिवार रूपों में से एक है। पिता, माता, भाई बहन और प्रभारी पिता वाला परिवार 19वीं सदी के यूरोपीय मध्यवर्गीय समाज में आम था, लेकिन यह एकमात्र पारिवारिक संरचना नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों में परिवार इस आधार पर भिन्न होते हैं कि किसके पास सत्ता है, चाहे वह पिता हो, माता हो या माता का भाई हो, और वे कैसे वंश का पता लगाते हैं, उनके जीविकोपार्जन का तरीका और भी बहुत कुछ। ओडिपस कॉम्प्लेक्स केवल पितृसत्तात्मक परिवार में फिट बैठता है और मातृसत्तात्मक समाजों में इसका अर्थ खो देता है। इसके अतिरिक्त सामूहिक विवाह और आदिम गिरोह के बारे में फ्रायर के विचार काल्पनिक है और वास्तविक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। मालिनोवस्की को फ्रायर की आदिम भीड़ परिकल्पना पर दो प्रमुख आपत्तियां थीं, जो धर्म और समाज की उत्पत्ति के बारे में फ्रायड के सिद्धांत का केंद्र है। सबसे पहले मालिनोवस्की ने तर्क दिया कि फ्रायड ने भीड़ में संस्कृति के अस्तित्व को मान लिया था, लेकिन फ्रायड द्वारा वर्णित भावनाएं और रिश्ते जानवरों में नहीं पाए जाते हैं, वे पितृसत्तात्मक मानव परिवार में पाए जाते हैं। पश्चाताप, मानसिक द्वंद्व और उभयलिंगी भावनाएं जैसी चीजें सांस्कृतिक और मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं, न कि पशु प्रतिक्रियाएं। फ्रायर के सिद्धांत में जब पछतावा प्रकट होता है और बहिर्विवाह और कुलदेवता जैसी प्रथाएं विकसित होती है, तो जानवरों की भीड़ मानव बन जाती है। लेकिन मालिनोवस्की के अनुसार ये भावनाएं और सांस्कृतिक लक्षण मूल रूप से मानवीय है और जानवरों से विरासत में नहीं मिले हैं। इसके अलावा मालिनोवस्की ने सामूहिक मानस के विचार और अर्जित मनोवैज्ञानिक लक्षणों की विरासत की आलोचना की। मानव विज्ञानियों ने दिखाया है कि मानव समूह अपनी संस्कृति को संस्कृतिकरण के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, न कि मन के गुणों को प्राप्त करके। फ्रायड ने ओडिपल कॉम्प्लेक्स नामक चीज के बारे में बात की। उनका मानना था कि यह एक बच्चे की अपनी मां के प्रति रोमांटिक भावनाओं और उन समस्याओं से जुड़ा है जो इन भावनाओं को ठीक से हल नहीं किए जाने पर उत्पन्न होती है। ये समस्याएं पिता के प्रति छिपे क्रोध और मां के प्रति दबी हुई रोमांटिक भावनाओं के कारण अजीब व्यवहार का कारण बन सकती हैं। अब चोब्रिएंडर्स नामक लोगों के एक समूह में, जो एक ऐसी प्रणाली का पालन करते हैं जहां पारिवारिक विरासत का पता मां के माध्यम से लगाया जाता है, बच्चे पैदा करने में पिता की भूमिका अलग होती है। मां को परिवार के सदस्य के रूप में देखा जाता है क्योंकि वह जन्म देती है, लेकिन पिता सिर्फ मां का साथी होता है। बच्चे का वास्तविक पारिवारिक संबंध मां के भाई के माध्यम से होता है, जो विरासत में मदद करता है और परिवार में सबसे महत्वपूर्ण पुरुष व्यक्ति की तरह होता है। अब जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसका अपनी मां के भाई से ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन अपने पिता के साथ उसका रिश्ता मजबूत और प्यार भरा होता है। पिता अपनी पत्नी का उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखने के लिए आभारी है और वह अपने बच्चों की देखभाल करके अपना प्यार दिखाता है। वह आर्थिक रूप से बहुत अधिक योगदान नहीं देता है और बच्चे के जीवन पर उसका बहुत अधिक नियंत्रण नहीं होता है। यूरोपीय बच्चों के विपरीत चोब्रियान बच्चे अपनी मां से अलग नहीं होते हैं और वे स्वाभाविक रूप से बड़े होते हैं, अन्य बच्चों के साथ दोस्ती और रोमांटिक रुचियां विकसित करते हैं। वे बिना किसी के रोकटोक के प्यार और सेक्स के प्रति जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं। सेक्स के बारे में कोई विशेष समारोह या नियम नहीं है और वे अपनी मां से अलग नहीं होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपने पिता के साथ घनिष्ठ संबंध कम महत्वपूर्ण हो जाता है। वे अपनी मां के भाई से सीखना शुरू करते हैं, जो उन्हें काम के बारे में सिखाता है और परिवार का सामान उन्हें सौंपता है।
उन्हें अपनी बहनों के साथ बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े होने पर उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे उनके लिए काम करें। बहनों को रहस्यमय और दूर की तरह देखा जाता है। वयस्कों के रूप में भी पिता के साथ रिश्ता प्यार और भावनात्मक समर्थन का होता है। लेकिन बड़ी होने वाली लड़कियों के लिए वे अपने पिता के करीब आती हैं, और यह यूरोपीय समाजों के रिश्तों की तरह है, जहां इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के समान कुछ हो सकता है। लेकिन ओडिपल कॉम्प्लेक्स पिता के प्रति मिश्रित भावनाओं और मां की लालसा के साथ इस ट्रोब्रियन संस्कृति में नहीं होता है, क्योंकि उनकी पारिवारिक संरचना और रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि ट्रोब्रियन संस्कृति में बच्चों में अपने मामा के प्रति छिपा हुआ गुस्सा और मिश्रित भावनाएं होती है। वे अपनी बहनों के प्रति अपने आकर्षण को भी दबा देते हैं। सरल शब्दों में, जब हम इसकी तुलना ओडिपस कॉम्प्लेक्स से करते हैं, जहां एक बच्चा अपने पिता को मारना चाहता है और अपनी मां से शादी करना चाहता है, तो ट्रोब्रियन समाज में इच्छा अपनी बहन से शादी करने और अपने मामा को नुकसान पहुंचाने की होती है। यह धर्म की उत्पत्ति के विचार को चुनौती देता है। मालिनोव्स्की ट्रोब्रियन मिथकों को देखते हुए बताते हैं कि इन मिथकों में केवल महिलाएं और उनके भाई या बेटे शामिल हैं, जिनमें पतियों या पिता का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए पिता के रूप में ईश्वर की अवधारणा इन मिथकों से मेल नहीं खाती। यदि कोई नकारात्मक शक्ति है, तो वह मां के भाई से जुड़ी है, और उससे निपटना बहन के बेटे का कर्तव्य है। इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी मां का भाई एक लड़के के जीवन में मिश्रित भावनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मालिनोव्स्की का योगदान फ्रायड के काम का पुनर्मूल्यांकन करना और यह प्रदर्शित करना था कि यह पूरी मानवता के लिए एक सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं हो सकता। समाजों के बीच सांस्कृतिक मतभेद धर्म और लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण में एक अंतरसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। उन्होंने संस्कृति के महत्व पर जोर दिया और बाद में मानवविज्ञानियों ने नए फ्रायडियन ढांचे के भीतर इसका पता लगाना जारी रखा। अन्य कार्यात्मक सिद्धांतकारों की तरह मालिनोव्स्की ने चीजों की उत्पत्ति की खोज करने के बजाय संस्कृति और मौजूदा सामाजिक रूपों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। मनोविश्लेषक अर्नेस्ट जोन्स ने फ्रायड के इस विचार का समर्थन किया कि ओडिपल कॉम्प्लेक्स सार्वभौमिक है। वह मालिनोव्स्की के तर्क से असहमत थे। जोन्स ने बताया कि ट्रोब्रियंडर्स, जो पिता, माता और बच्चों के साथ एकल परिवारों में रहते थे, के पास ओडिपल कॉम्प्लेक्स भी था। ट्रोब्रियंडर्स को प्रजनन में पिता की भूमिका के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जिससे बेटों को कम दोषी महसूस होता था और उन्हें मामा के प्रति अपनी शत्रुता को निर्देशित करने की अनुमति मिलती थी। इससे बदले में उनके पिता के साथ उनके रिश्ते की रक्षा हुई। इन सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं को अचेतन रक्षा तंत्र के रूप में देखा गया। सरल शब्दों में, जोन्स ने सोचा कि संस्कृति हमारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। दोनों विचारों ने विद्वानों और आम लोगों के बीच, जिनके प्रति मिश्रित भावनाएं थी, बहस छेड़ दी। मालिनोव्स्की के बाद कई मानवविज्ञानियों ने टोटेमवाद का अध्ययन किया है, लेकिन केवल मेयर फोर्टेस ने फ्रायड को श्रेय दिया। फोर्टेस 1987, 142 से 143 ने इस बात पर जोर दिया कि फ्रायड के अनुसार टोटेमवाद को केवल तभी समझा जा सकता है जब हम इसके भीतर वर्जित की भूमिका पर विचार करें। वर्जनाएं ऐसे नियम हैं जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं, जब लोगों को बताया जाता है कि उनकी इच्छाएं और कार्य सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार्य है। ये वर्जनाएं हमारे विवेक के विकास से जुड़ी हैं।
अधिकांश लोग मानदंडों का पालन बाहरी दबाव के कारण नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी आंतरिक आवाज, अपने विवेक को सुनते हैं, जो इन आदिम वर्जनाओं द्वारा दर्शाया जाता है। इन दमित इच्छाओं को अक्सर एक पशु प्रजाति पर प्रक्षेपित किया जाता है, जो पिता के रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमारी इच्छाओं पर प्रतिबंध का प्रतीक है। लोग इस पिता के अधिकार से डरते हैं, लेकिन उसका सम्मान भी करते हैं, क्योंकि यह उनकी पहचान की नींव है, खासकर पितृसत्तात्मक समाज में। फोर्टेस ने टैलेंसी लोगों के अपने अध्ययन में पाया कि टोटेमिक जानवर पितृवंश से चले आ रहे पितृत्व का प्रतीक है। टैलेंसी अपने कुलदेवता को पिता तुल्य मानते हैं और इसे वर्जनाओं के अधीन रखते हैं, जो कि वे अपने पूर्वजों के प्रति उतनी ही श्रद्धा दिखाते हैं। वर्जनाएं जनजातीय धर्मों तक ही सीमित नहीं हैं, वे रूढ़िवादी यहूदियों, हिंदुओं और मुसलमानों जैसे कई सार्वभौमिक धर्मों में मौजूद हैं। इनमें से प्रत्येक धर्म खाद्य वर्जनाओं का सख्ती से पालन करता है, जैसे कि हिंदू गोमांस से परहेज करते हैं और मुसलमान सूअर के मांस से परहेज करते हैं। इन वर्जनाओं का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि वे दूर के पूर्वजों द्वारा सौंपे गए नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें एक ऐसे समुदाय से संबंधित माना जाता है जो किसी पूर्वज के माध्यम से अपनी प्राचीन रिश्तेदारी का पता लगाता है। उन्हें समुदाय की पहचान के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। इसलिए सामुदायिक पहचान, पूर्वज और वर्जनाएं सभी आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। फोर्टेस इस बात की तार्किक व्याख्या भी प्रस्तुत करता है कि जानवर वर्जनाओं के अधीन क्यों हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जानवरों को भोजन के लिए मार दिया जाता है और उन्हें जीविका के स्रोत के रूप में देखा जाता है। यदि कोई उन्हें मारकर खाना नहीं चाहता, तो वर्जना का कोई मतलब नहीं रह जाता। 4.5 संस्कृति और मनोविश्लेषण सरलीकृत। मेयर फोर्ट मानवविज्ञानी और सामाजिक वैज्ञानिकों के एक समूह के प्रतिनिधि हैं जो संस्कृति को समझने के लिए मनोविश्लेषणात्मक विचारों का उपयोग करने में विश्वास करते रहे। टैलकॉट पार्सन्स ने, जिसे दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व कहा था, उसकी तुलना फ्रायड ने सुपरहंकार से की। सुपरहंकार एक व्यक्ति की अंतरात्मा की तरह है और यह बच्चों में माता पिता के अधिकार के माध्यम से विकसित होता है, जो उन्हें उनकी संस्कृति और समाज के मूल्यों और मानदंडों को सिखाता है। इसलिए किसी संस्कृति के नियम और मान्यताएं व्यक्ति के अचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं और उनके दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उन्होंने जादूटोना के अध्ययन में मनोविश्लेषणात्मक विचारों को लागू किया। पुरुषों के मन में महिलाओं के प्रति गहरा डर था। उन्हें डर था कि महिलाएं अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर उनके नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह कर सकती हैं। इन भय और अपराधबोध के कारण कभी-कभी जादूटोना के आरोप लगाए जाते थे, विशेषकर महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ। फ्रायड ने सुझाव दिया कि हमारे आंतरिक अपराध को दूसरों पर राक्षसों के रूप में पेश किया जा सकता है। जादूटोना अक्सर जटिल पारिवारिक और रिश्तेदारी संबंधों से जुड़ा होता है, विशेष रूप से इसमें ससुराल वाले और छिपे हुए यौन संबंधों वाले रिश्ते शामिल होते हैं, जो खुले तौर पर प्रतिबंधित है। मनोविश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि ने मानवविज्ञानियों को सांस्कृतिक लक्षणों और सामाजिक संस्थाओं को केवल उनके कार्यों के आधार पर समझाने से आगे बढ़ने में मदद की। इसके बजाय उन्होंने कुछ प्रथाओं की मनोविश्लेषणात्मक उत्पत्ति को स्वीकार करते हुए पता लगाया कि ये लक्षण और संस्थाएं पहले स्थान पर क्यों मौजूद हैं। यह दृष्टिकोण हर चीज को उसके कार्य के आधार पर समझाने के जाल से बचता है। विभिन्न मानवशास्त्रीय अध्ययनों ने धर्म और अनुष्ठान प्रथाओं को समझने के लिए मनोविश्लेषणात्मक विचारों का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए ग्लुकमैन 1954
ने स्वाज़ी फर्स्ट फ्रूट समारोह की जांच की। उनके अनुसार यह समारोह राजा और उसकी प्रजा के बीच संबंधों में मिश्रित भावनाओं का समाधान करता है। भले ही यह राजा की समृद्धि सुनिश्चित करने के बारे में प्रतीत होता है, यह अंतर्निहित मुद्दों को भी संबोधित करता है। मेल्फोर स्पिरो ने बर्मी समाज के अपने अध्ययन में दर्शाया कि बर्मी किसानों के बीच जादूटोना के लगातार आरोप अचेतन मन में उत्पन्न होने वाले सामाजिक रूप से कुत्सित आवेगों से उत्पन्न होते हैं। ये आरोप बौद्ध समाज में लगते हैं, जो आमतौर पर जादूटोना का समर्थन नहीं करता है। फ्रीमैन 1968 ने सेमांग्स के थंडर गॉड का विश्लेषण किया और पाया कि कई मान्यताएं थंडर के इर्दगिर्द घूमती है। जब हम उन्हें पैतृक आकृतियों के प्रक्षेपण के रूप में देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है। जब अनाचार और निषिद्ध यौन संबंधों से संबंधित वर्जनाओं का उल्लंघन किया जाता है, तो देवता क्रोधित हो जाते हैं, जिससे विनाशकारी तूफान आते हैं। तो ये तूफान सामूहिक अपराध बोध से जुड़े हैं और पिता का स्वरूप सामूहिक नैतिक विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। अनुष्ठानों और प्रतीकों को समझने के लिए मनोविश्लेषणात्मक विचारों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि 1969 में विक्टर टर्नर का काम। उदाहरण के लिए, एंडेम्बू के बीच एक महिला जिसके बच्चे नहीं हो सकते, वह दोषी महसूस कर सकती है क्योंकि उसका मानना है कि उसके पूर्वज उसे दंडित कर रहे हैं। वह सोचती है कि बच्चे पैदा न करके वह अपने पूर्वजों और माता-पिता को निराश कर रही है, और यह अपराधबोध राक्षसों या पैतृक आत्माओं पर अत्याचार करने के रूप में प्रकट होता है। मेयर फोर्टेस का मानना है कि मानव विज्ञान में चीजों को मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखना महत्वपूर्ण है। मानव विज्ञानी आमतौर पर पारंपरिक रीतिरिवाजों का अध्ययन करते हैं, और ये रीतिरिवाज हमारे विवेक के एक हिस्से सुपरईगो द्वारा बनाए रखे जाते हैं। इन रीतिरिवाजों को सही मायने में समझने के लिए हमें उनके मनोविश्लेषणात्मक मूल में गहराई से जाने की जरूरत है। बॉक्स 4.2 पूर्वजों की पूजा। टैलेंसी लोगों पर किए गए उनके शोध में पता चला कि पूर्वजों की पूजा उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी टैलेंसी लोग अपने पूर्वजों को अपनी पहचान का स्रोत मानते हैं और मानते हैं कि इन पूर्वजों का उनकी भलाई और दुर्भाग्य दोनों पर नियंत्रण है। हैरानी की बात यह है कि टैलेंसी लोग यह भी मानते हैं कि उनके पूर्वज उनकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं, द्वेष के कारण नहीं, बल्कि उन्हें उनकी गलतियों के लिए दंडित करने के लिए। अपने पूर्वजों को संतुष्ट रखने और उन्हें नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए टैलेंसी लोग बलिदान और भोजन देते हैं। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनके पूर्वज मृत्यु का कारण बन सकते हैं। इस विश्वास के बावजूद टैलेंसी लोग मृत्यु को शांति से स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे इसे अपने कार्यों के परिणाम के रूप में देखते हैं, और उनका मानना है कि पूर्वजों का यह कदम उठाना सही था। हालांकि टैलेंसी को सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब कोई व्यक्ति बिना बेटे के मर जाता है। मृत्यु के बाद प्रत्येक व्यक्ति पूर्वज बन जाता है, लेकिन दूसरी दुनिया में एक के रूप में पहचाने जाने के लिए उसके बेटे को पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह इस दुनिया को छोड़ देता है, लेकिन वह दूसरी दुनिया में पूर्वज तभी बन सकता है जब उसका बेटा अनुष्ठान और प्रसाद जारी रखता है। टैलेंसी व्यक्ति के लिए उनकी पहचान उनके पूर्वजों से जुड़ने का एक तरीका है। जब उनका निधन हो जाता है तो वे भी पूर्वज बन सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, उनका एक बेटा होना चाहिए। पिता के निधन के बाद एक बेटा समाज में अपने पिता का स्थान लेता है। हालांकि अपने पिता को पूर्वज में बदलने के लिए
बेटे को कुछ समारोह करने चाहिए और उनकी स्मृति का सम्मान करने के लिए प्रसाद चढ़ाना जारी रखना चाहिए। एक आदमी और उसके पहले बच्चे के बीच का रिश्ता जटिल होता है। पिता अपने पहले बेटे में एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जो उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। बेटे को उस सामाजिक स्थिति को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक पिता की मृत्यु नहीं हो जाती, जो उसे समुदाय में एक पूर्ण व्यक्ति बनाती है। पिता एक बेटा चाहता है, लेकिन साथ ही वह अपने बेटे को अपने लिए प्रतिस्थापन के रूप में भी देखता है। अंततः एक पूर्वज के रूप में उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें याद किया जाएगा और सम्मान दिया जाएगा। टालेंसी लोगों की कुछ मान्यताएं हैं। वे सोचते हैं कि यदि उनके पूर्वज उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते तो वे वास्तव में मानव नहीं हैं। उनकी नज़र में पूर्वज माता-पिता के अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब वे नुकसान पहुंचाते हैं तो यह निर्णय पारित करने जैसा है। माता-पिता अपने अधिकार का उपयोग अपने बच्चों, विशेषकर बेटों को परिवार में लाने के लिए करते हैं, जो किसी को टैलेंसी बनाता है। मरने के बाद भी उनकी पहचान बनी रहती है, क्योंकि वे पूर्वज बन जाते हैं। इन पूर्वजों को नाम और विशिष्ट स्थानों के साथ पूर्ण व्यक्ति माना जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन पर केवल प्रत्यक्ष पूर्वजों का ही नियंत्रण होता है, दूर के रिश्तेदारों का नहीं। वे अपने वंशजों के करीब रहते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं और एक नैतिक दुनिया साझा करते हैं। हालांकि कई समस्याओं और यहाँ तक कि मृत्यु का दोष भी पूर्वजों को दिया जाता है, टालेंसी इसे दुर्भाग्य के रूप में नहीं देखते हैं। वे तभी सुधार करने का प्रयास करते हैं जब उनकी उपस्थिति का स्पष्ट संकेत मिलता है। अन्यथा टालेंसी बहुत अधिक चिंता के बिना अपना दैनिक जीवन जीते हैं। फोर्टिस के विचार में टैलेंसी पूर्वजों को शत्रुतापूर्ण या बुरी आत्माओं के बजाय किसी के विवेक के बाहरी प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा सकता है। बच्चे अच्छी परवरिश के लिए अपने माता-पिता पर निर्भर रहते हैं, जो उन्हें पूर्ण सामाजिक व्यक्ति बनने में मदद करता है। हालांकि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से स्वतंत्र या पूर्ण व्यक्ति तभी बनता है जब उसके पिता का निधन हो जाता है। तभी वे अपने पूर्वजों के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो एक पिता और उसके बेटे के बीच का रिश्ता जटिल है। एक माँ और उसकी पहली बेटी के बीच भी ऐसी ही गतिशीलता मौजूद होती है, लेकिन शादी के बाद बेटियों को आम तौर पर अधिक स्वतंत्रता मिलती है। एक पिता और उसके पहले बेटे के बीच छिपे संघर्ष की तुलना फोर्टिस ने ओडिपल संघर्ष से की है। वह दिखाता है कि टैलेंसी लोगों के बीच इसे सांस्कृतिक रूप से कैसे व्यक्त किया जाता है। जब बात अपने पिता की आती है तो पहले बेटे को विभिन्न प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। वह अपने पिता के कपड़े नहीं पहन सकता, उनके औजारों का उपयोग नहीं कर सकता या अपने पिता की गंध के करीब नहीं रह सकता, जो कामुकता से जुड़ा है। फोर्टिस का कहना है कि टैलेंसी के बीच बच्चे के जन्म के बाद यौन संयम की 3 साल की अवधि होती है, जिससे पिता और बच्चे के बीच तनाव पैदा होता है, क्योंकि पिता बच्चे को अपनी पत्नी की कामुकता में बाधा के रूप में देख सकता है। जब पिता का निधन हो जाता है तो ये प्रतिबंधित वस्तुएं बेटे को दे दी जाती है और वह कुछ हद तक अपने पिता की भूमिका निभाता है। हालांकि वह अपने मृत पिता को प्रसाद देने और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए भी जिम्मेदार हो जाता है। इस प्रकार वह अपने सभी पूर्वजों के प्रति नैतिक रूप से जवाबदेह बन जाता है। इसलिए एक संपूर्ण व्यक्ति बनने के साथ जिम्मेदारियां और मृत्यु का सामना करने का जोखिम भी आता है। पहले पिता बच्चे और पूर्वजों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था, लेकिन अब बच्चे को सीधे उनका सामना करना पड़ता है। परिवार में
पिता के पूर्वज हमारे जीवन की देखभाल करते हैं, जबकि माँ के पूर्वज हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व की तुलना में हमारे व्यक्तित्व के अधिकार और कानूनी पहलुओं के बारे में अधिक चिंतित है। यह माता पिता बच्चे का रिश्ता अक्सर छिपे हुए संघर्षों और मिश्रित भावनाओं से चिह्नित होता है। जैसा कि फ्रायड ने बताया है, यह एक सामान्य अनुभव है। ये भावनाएं अक्सर पूर्वजों की पूजा जैसी धार्मिक प्रथाओं में अपना रास्ता खोज लेती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली पूर्वज लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन करने, नैतिक मूल्यों को बनाए रखने और जीवन की कठिनाइयों के लिए स्पष्टीकरण देने में मदद करते हैं। फिर भी अलौकिक दुनिया में माता-पिता की आकृतियों के विचार में हमेशा पूर्वजों की पूजा शामिल नहीं होती है। फोर्ड्स का तर्क है कि यह विश्वास वंश पर आधारित विशिष्ट परिवार और रिश्तेदारी संरचनाओं से आता है। संस्कृति, समाज और धर्म के बीच संबंध की ओर बढ़ते हुए मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक भी मानव मन पर संस्कृति के प्रभाव को पहचानते हैं। उदाहरण के लिए एरिक एरिक्सन मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के बारे में बात करते हैं, जो किसी व्यक्ति की उनके सामाजिक परिवेश के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप होता है। एरिक्सन के अनुसार किसी व्यक्ति का विकास मातृ स्वरूप पर पूर्ण निर्भरता से शुरू होता है और युवा वयस्कों में पहचान और आत्मनिर्भरता की भावना प्राप्त करने तक बढ़ता है। इस संदर्भ में पहचान का अर्थ है अपने आंतरिक स्व को बाहरी दुनिया के साथ एकीकृत करना। आप कौन हैं, यह परिभाषित करने के लिए सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों का उपयोग करना। एरिक्सन के छात्र सुधीर कक्कड़ पहचान की इस अवधारणा का उपयोग यह पता लगाने के लिए करते हैं कि क्या चीज किसी को भारतीय बनाती है। वह हिंदुओं की पहचान का पता लगाने के लिए नैदानिक साक्ष्य और मिथकों की व्याख्या का उपयोग करता है। काकर इस परियोजना के लिए जानकारी के मुख्य स्रोत के रूप में मिथकों पर भरोसा करते हैं। वह मिथकों को उन कहानियों के रूप में देखता है जो किसी व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को उसके आसपास की दुनिया में प्रदर्शित करती है। ये मिथक किसी व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है उसे बाहर दिखाकर प्रकट करते हैं। मिथक दोहरे उद्देश्य को पूरा करते हैं। वे प्रारंभिक बचपन की छिपी हुई इच्छाओं और कल्पनाओं को व्यक्त करते हैं, उन आवेगों के लिए एक गहरी रुकावट की तरह काम करते हैं जो समाज को अस्वीकार्य लग सकते हैं। वे यह भी दर्शाते हैं कि एक व्यक्ति अपनी संस्कृति में दूसरों से कैसे जुड़ता है। आप मिथकों को एक प्रकार की साझा ऐतिहासिक चेतना के रूप में सोच सकते हैं। मिथक बच्चे के दिमाग के बुनियादी पहलुओं को छूते हैं, ऐसी चीजें जो अक्सर अवचेतन में गहराई से छिपी होती है, लेकिन फिर भी उनकी बाहरी अभिव्यक्तियों को दृढ़ता से प्रभावित करती है। इन विषयों में मृत्यु, जन्म और यौन भावनाएं जैसे विषय शामिल हैं। इन सामूहिक अनुमानों का अध्ययन करके आप यह अंतर कर सकते हैं कि किसी विशेष संस्कृति में क्या अद्वितीय है और क्या सार्वभौमिक है। इसलिए एरिक्सन और काकर दोनों का दृष्टिकोण फ्रायड के संस्कृति को किसी व्यक्ति की आंतरिक इच्छाओं और प्रेरणाओं से अलग देखने के तरीके से दूर हो गया है। अब संस्कृति एक पूरक शक्ति के रूप में प्रकट होती है जो इनमें से कई इच्छाओं और प्रेरणाओं को पैदा करने में भूमिका निभाती है। जब हम राष्ट्रीय चरित्र के बारे में बात करते हैं तो हम दिखा सकते हैं कि कैसे मनोवैज्ञानिक विषय, संस्कृति और सामाजिक संस्थाएं एक पहचान को आकार देने के लिए एक साथ आती है। कक्कड़ हिंदू धर्म के मुख्य विचारों, मोक्ष, धर्म और कर्म के बारे में बात करते हैं। वह बताते हैं कि ये अवधारणाएं हमारे आंतरिक स्व से कैसे जुड़ती हैं। हिंदू धर्म में लोग बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर से
एक अवचेतन प्रक्रिया की तरह ज्ञान प्राप्त करते हैं। मोक्ष हिंदू धर्म का केंद्रीय लक्ष्य है। इसका उद्देश्य अहंकार की सीमाओं से मुक्त होना है, जहां आप खुद को मैं मानते हैं। मोक्ष में अहंकार अनंत में विलीन हो जाता है। धर्म को अभिनय के सही तरीके के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह सापेक्ष है। सही या गलत की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। इससे व्यक्तिगत चुनाव करने के बारे में संदेह पैदा हो सकता है, क्योंकि दूसरों ने जो किया है उसका अनुसरण करना अधिक सुरक्षित है। धर्म कार्य से अधिक कार्य की भावना के बारे में है। काकर इस बात पर जोर देते हैं कि धर्म की समझ अधिकतर अचेतन है और समाज से प्रभावित है। कर्म मोक्ष और धर्म के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। हिंदू मान्यता कहती है कि एक व्यक्ति कुछ प्रवृत्तियों, जिन्हें गुण कहा जाता है, के साथ पैदा हुआ है, जो संस्कारों द्वारा आकारित होती है। ये प्रवृत्तियां हमारे आंतरिक स्वभाव को प्रभावित करती है। कर्म व्यक्तियों को अपना भाग्य बदलने की अनुमति देता है, लेकिन संस्कार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अक्सर व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। हिंदू धर्म में समय के प्रति एक अनोखा दृष्टिकोण है। काल शब्द के कई अर्थ हैं, जिनमें मृत्यु और समय की एक गोलाकार अवधारणा शामिल है। हिंदू वास्तविक समय को मोक्ष के समान गतिहीन और अनंत मानते हैं। यह विचार उन्हें मृत्यु के भय से उबरने में मदद करता है। वे दुनिया में समय की भावना को अवास्तविक कहकर खारिज कर देते हैं, जो उनके भाग्यवाद की भावना में योगदान देता है। हिंदू बच्चे इन विचारों को अपनी देखभाल करने वालों से और बाद में मिथकों और कहानियों से ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी मानसिक पहचान बनती है। 4.8 संस्कृति और सूत्र। मनोविज्ञान का क्षेत्र मुख्य रूप से फ्रायड के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर लोगों में आत्मजागरूकता के विचार को नजरअंदाज कर देता था। इसने स्वयं की आंतरिक अवधारणा, जिसे हम स्वयं कहेंगे, की अनदेखी करते हुए बाहरी व्यवहार और अहंकार पर ध्यान केंद्रित किया। आजकल मनोविज्ञान, मानव विज्ञान और समाजशास्त्र में आधुनिक दृष्टिकोण लोगों के व्यवहार को केवल बाहर से देखने के बजाय उनके आंतरिक अनुभवों पर अधिक ध्यान देते हैं। जॉर्ज डेवोस, एंथोनी मार्सेला और फ्रांसिस सू जैसे विद्वानों ने तुलना करने का प्रयास किया है कि विभिन्न संस्कृतियां और दर्शन स्वयं को कैसे समझते हैं। इसमें हिंदू धर्म, चीन में कन्फ्यूशीवाद, माओवाद और समकालीन जापान में मिश्रित विचार शामिल है। अतीत में मनोवैज्ञानिक अध्ययन आत्मचेतना को अवैज्ञानिक मानकर अनदेखा कर देते थे। व्यवहार को समझने के पश्चिमी दृष्टिकोण ने इसे सामाजिक भूमिकाओं के संदर्भ में देखा, जो अधिकतर धार्मिक या दार्शनिक मान्यताओं से अलग थे। हालांकि हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि सामाजिक भूमिकाओं के अनुरूप होने के बावजूद लोगों में अक्सर स्वयं की एक आंतरिक भावना होती है, जो उनके अपेक्षित व्यवहार के साथ संघर्ष कर सकती है। स्वयं की यह भावना स्थिर नहीं है, बल्कि बाहरी प्रभावों के साथ बदलती रहती है। क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों में विविध दर्शन होते हैं, स्वयं का विचार तदनुसार भिन्न होता है। ये दर्शन स्वयं की अवधारणा को अलग-अलग आकार देते हैं और विकसित करते हैं, और व्यक्तियों को उनके वातावरण के अनुकूल होने में मदद करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संस्कृतियों में विभिन्न व्यक्तित्व संरचनाएं बनती हैं। लोग स्वयं को कैसे समझते हैं, यह उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से निर्धारित व्यवहार अपेक्षाओं के आधार पर समाज के प्रति अपनी अनुकूलन क्षमता का मूल्यांकन करता है। फिर भी आत्मजागरूकता व्यवहार के बाहरी निर्णयों से भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसे समाज के साथ फिट नहीं बैठता है, वह खुद को उस तरह से नहीं देख सकता है।
फ्रांसिस सू चेतना के उस भाग के बीच अंतर करते हैं जिसे व्यक्त किया जा सकता है और उस भाग को जो व्यक्त नहीं किया जा सकता है। नतीजतन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच गतिशील परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां आत्मपहचान के अलग-अलग रूपों को जन्म देती है। अनुकूलन की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति इन दो पहलुओं के बीच संतुलन बनाना चाहता है। किसी भी संस्कृति में व्यवहार को समझने के लिए लोगों की विश्वास प्रणालियों की जांच करना और ये प्रणालियां उस समाज में कैसे विकसित हुई है, इसकी जांच करना आवश्यक है। चिंतन और कार्रवाई 4.2 स्वयं की अवधारणा समाजीकरण पर कितनी निर्भर करती है? चर्चा करें और टिप्पणी करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में एक छात्र के रूप में मुझे समाजीकरण के संदर्भ में स्वयं की अवधारणा पर चिंतनशील और विश्लेषणात्मक चर्चा में शामिल होने में खुशी हो रही है, विशेष रूप से सिगमंड फ्राइड के परिप्रेक्ष्य से, जो सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम मानव व्यवहार और स्वयं के गठन को कैसे समझते हैं, इस पर फ्रायड के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे आत्म अवधारणा और समाजीकरण के बीच संबंधों का पता लगाना प्रासंगिक हो गया है। मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व का एक व्यापक सिद्धांत विकसित किया जिसमें आईडी, अहंकार और सुपरएगो के साथ साथ मनोवैज्ञानिक विकास के उनके प्रसिद्ध चरण भी शामिल है। यह समझने के लिए कि स्वयं की अवधारणा समाजीकरण पर कैसे निर्भर करती है, हमें पहले फ्रायड के ढांचे में उतरना होगा और फिर समाजीकरण के लिए इसके निहितार्थों का पता लगाना होगा। फ्रायड का मन का संरचनात्मक मॉडल। फ्रायड के मन के संरचनात्मक मॉडल में 3 मूलभूत घटक शामिल हैं: आईडी, अहंकार और सुपरईगो। आईडी हमारी बुनियादी मौलिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो तत्काल संतुष्टि चाहती है। अहंकार मन का तर्कसंगत हिस्सा है, जो आईडी की इच्छाओं और सुपरईगो की नैतिक और सामाजिक बाधाओं के बीच मध्यस्थता करता है। दूसरी ओर सुपरईगो समाज के आंतरिक मूल्यों और मानदंडों का प्रतीक है। इन 3 तत्वों के बीच परस्पर क्रिया किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार बनती है। इन घटकों के विकास और अंतःक्रिया में समाजीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रायड के विकास के मनोवैज्ञानिक चरण। अपने संरचनात्मक मॉडल के अलावा फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक विकास की अवधारणा पेश की, जो एक व्यक्ति के बचपन से वयस्कता तक गुजरने वाले चरणों की एक श्रृंखला की रूपरेखा तैयार करती है। ये चरण मौखिक, गुदा, फालिक, अव्यक्त और जननांग चरण हैं। प्रत्येक चरण में विशिष्ट संघर्ष और इच्छाएं होती हैं, जो किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा और समाजीकरण को प्रभावित करती है। शैशवावस्था। मौखिक अवस्था के दौरान बच्चे का प्राथमिक ध्यान मौखिक आनंद और संतुष्टि पर होता है, विशेष रूप से स्तनपान जैसी गतिविधियों के माध्यम से। इस चरण में समाजीकरण में मुख्य रूप से बच्चे का मां के प्रति लगाव शामिल होता है और यह प्रारंभिक बंधन भविष्य के रिश्तों का आधार कैसे बनता है। प्रारंभिक बचपन। गुदा अवस्था देखभाल करने वाले के साथ बच्चे के रिश्ते और शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता पर केंद्रित होती है। इस चरण में संघर्षों का सफल समाधान स्वायत्तता और आत्मनियंत्रण की भावना विकसित करने के लिए आवश्यक है, जो आत्म अवधारणा और समाजीकरण के महत्वपूर्ण पहलू है। फालिक चरण। इस चरण को ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के विकास द्वारा चिन्हित किया जाता है, जहां बच्चे अपने विपरीतलिंग वाले माता-पिता के प्रति मजबूत लगाव विकसित करते हैं और समानलिंग वाले माता-पिता के साथ प्रतिद्वंद्विता का अनुभव करते हैं। इन जटिल गतिशीलता का लिंग पहचान, आत्म अवधारणा और व्यक्ति दूसरों से कैसे संबंधित है पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अव्यक्त अवस्था।
अव्यक्त अवस्था मनोवैज्ञानिक विकास के संदर्भ में सापेक्ष शांति की अवधि है। इस चरण के दौरान बच्चे सामाजिक और बौद्धिक कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समाजीकरण विशेष रूप से साथियों और शिक्षकों के साथ बातचीत, आत्म-अवधारणा और पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किशोरावस्था और वयस्कता जन्नांग अवस्था मनोवैज्ञानिक विकास का अंतिम चरण है, जहां व्यक्ति यौन सुख की तलाश करते हैं और वयस्क संबंधों में संलग्न होते हैं। इस चरण के दौरान समाजीकरण अधिक जटिल हो जाता है, क्योंकि इसमें अंतरंग संबंध बनाना और कामुकता से संबंधित सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को समझना शामिल है। समाजीकरण और आत्म-अवधारणा का गठन। फ्रायड का सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि समाजीकरण आत्म-अवधारणा के निर्माण का अभिन्न अंग है। आईडी, अहंकार और सुपरईगो देखभाल करने वालों, परिवार के सदस्यों और व्यापक सामाजिक वातावरण के साथ बातचीत से आकार और प्रभावित होते हैं। सहज इच्छाओं से प्रेरित आईडी को समाजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सामाजिक मानदंडों और बाधाओं, अहंकार द्वारा मध्यस्थता के अनुकूल होना सीखना चाहिए। यह अनुकूलन सामाजिक रूप से स्वीकार्य आत्म-अवधारणा के विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा सीखता है कि उनके हर आवेग पर कार्य करना सामाजिक रूप से उचित नहीं है और कुछ इच्छाओं को दबाया जाना चाहिए या अलग तरीके से निर्देशित किया जाना चाहिए। समाज के नैतिक मूल्यों और मानदंडों का प्रतिनिधित्व करने वाला सुपरईगो भी समाजीकरण से काफी प्रभावित है। यह सामाजिक अपेक्षाओं को आंतरिक बनाता है, जो तब किसी व्यक्ति की आत्म-अवधारणा का अभिन्न अंग बन जाता है। इस आंतरिककरण में यह समझना शामिल है कि किसी दिए गए सांस्कृतिक संदर्भ में क्या सही और गलत माना जाता है, जो बदले में किसी व्यक्ति की नैतिकता और आत्मपहचान की भावना को सूचित करता है। विकास के मनोवैज्ञानिक चरण आगे बताते हैं कि समाजीकरण आत्म-अवधारणा के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जो फालिक चरण के दौरान होते हैं, लिंग पहचान पर समाजीकरण के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं और जिस तरह से एक व्यक्ति परिवार और समाज के भीतर अपनी जगह मानता है। इसके अलावा समाजीकरण किशोरावस्था और वयस्क वर्षों के दौरान आत्म-अवधारणा और पहचान को आकार देना जारी रखता है। इन चरणों के दौरान व्यक्ति रोमांटिक और प्लेटोनिक दोनों तरह के जटिल रिश्ते बनाते हैं, जो सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं से गहराई से प्रभावित होते हैं। इन रिश्तों की बातचीत इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि व्यक्ति दूसरों और बड़े पैमाने पर समाज के संबंध में खुद को कैसे समझते हैं। अंत में, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत समाजीकरण और स्वयं की अवधारणा के बीच जटिल संबंधों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। समाजीकरण आईडी, अहंकार और सुपरईगो पर अपने प्रभाव के साथ साथ मनोवैज्ञानिक विकास पर अपने प्रभाव के माध्यम से किसी व्यक्ति की आत्म-अवधारणा और पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन अंतःक्रियाओं और आंतरिककरणों के माध्यम से स्वयं व्यापक सामाजिक संदर्भ का उत्पाद बन जाता है। फ्रायड का काम हमें याद दिलाता है कि आत्म-अवधारणा को समझने के लिए हमारी सहज इच्छाओं, समाज के प्रति हमारे तर्कसंगत अनुकूलन और हमारी पहचान को आकार देने वाले नैतिक मूल्यों के बीच परस्पर क्रिया की बहुमुखी जांच की आवश्यकता होती है। इन अर्थों को समझे बिना आप व्यवहार को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, जो केवल बाहरी या अचेतन कारकों से प्रभावित नहीं होता है। किसी व्यक्ति की स्वयं की अवधारणा दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से लगातार बदलती रहती है। इसलिए व्यक्तित्व को समझने में आत्म-अवधारणाएं और उनके अर्थ महत्वपूर्ण हैं। स्वयं के पश्चिमी विचार के अध्ययन में
मनोविज्ञान और दर्शन को मिलाकर फ्रैंक जॉनसन 3 स्तरों की पहचान करते हैं। पहले स्तर में आंतरिक विचार और आत्म प्रतिबिंब शामिल होते हैं, जैसे जब हम खुद से बात करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं या दिवा स्वप्न देखते हैं। दूसरा स्तर एक छोटे समूह या कुछ व्यक्तियों के साथ बातचीत से संबंधित है। तीसरे स्तर में बड़ी भीड़ में या बड़े समूह में अकेले होने के अनुभव शामिल है। दूसरे मामले में आप दूसरों को प्रभावित करते हैं, लेकिन तीसरे मामले में आप उनसे प्रभावित महसूस करते हैं। पहले 2 मामलों में आप स्वयं को एक विषय के रूप में अनुभव करते हैं, जबकि अंतिम मामले में आप स्वयं को एक वस्तु के रूप में अनुभव करते हैं। विभिन्न संस्कृतियां इन राज्यों की अलग-अलग व्याख्या कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, जापानियों के प्रति ईमानदार होने का अर्थ है उनकी भूमिका अपेक्षाओं या वस्तुनिष्ठ स्व के अनुसार कार्य करना। एक अमेरिकी के लिए इसका मतलब अपने आंतरिक विश्वास या व्यक्तिपरक स्व के अनुसार कार्य करना हो सकता है। यूरोपीय दर्शन मन और शरीर के बीच विभाजन के विचार पर बना है, जबकि पूर्वी दर्शन यह अंतर नहीं कर सकता है। मनोविज्ञान में पश्चिमी वैज्ञानिक तरीकों ने अक्सर व्यवहार के भौतिक आधार का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया है और मन की व्यक्तिपरक चेतना की उपेक्षा की है। पश्चिमी विचार की नींव एक विश्वास प्रणाली से आती है जो दुनिया को सरल तरीके से देखती है, इसे एक चीज या किसी अन्य चीज में विभाजित करती है। उदाहरण के लिए, ईसाई धर्म में अच्छाई बनाम बुराई, ईश्वर बनाम शैतान का विचार है और आप या तो आस्तिक हैं या नहीं। सोचने का यह तरीका, जो अक्सर यहूदी ईसाई परंपराओं से जुड़ा होता है, दुनिया को काले और सफेद संदर्भ में देखता है। दूसरी ओर, बहुदेववादी धर्म विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति अधिक खुले हैं। हिंदू धर्म में शैतान की कोई अवधारणा नहीं है और क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका विचार अत्यधिक सापेक्ष है। यह स्थिति पर निर्भर करता है और यह लचीलापन भगवद गीता में धर्म की चर्चा में स्पष्ट है। यहाँ तक कि जापानी विचार भी पश्चिमी विचार की तरह कठोर और निरपेक्ष श्रेणियों पर निर्भर नहीं है। वास्तव में धर्म की जिस अवधारणा को पश्चिम में समझा जाता है, वह वास्तव में जापान में मौजूद नहीं है। सोच में इस बिल्कुल विपरीतता के कारण ईसाई अक्सर खुद से अलग-थलग महसूस करते थे क्योंकि वे खुद को पापी मानते थे। वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के लिए प्रयास करते समय वे अलग-थलग महसूस कर सकते थे। हिंदू विचारधारा में स्वयं की सबसे जटिल समझ पाई जा सकती है। वे वास्तविक स्व में विश्वास करते हैं, जिसे आत्मान के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह आत्मा वास्तव में तब मौजूद होती है जब यह मोक्ष नामक अवस्था में पहुंचती है, जहां यह परमात्मा नामक बड़ी वास्तविकता के साथ विलीन हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जैसा कि अज्ञेहानंद भारती बताते हैं, हिंदू धर्म स्वयं को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता है, बल्कि एक बड़े संपूर्ण के एक हिस्से के रूप में देखता है। यह एक अधूरा स्व है जिसे बड़े स्व के साथ एक होकर अपनी वास्तविक पहचान ढूंढनी होगी। इस वजह से व्यक्तिगत स्वयं के कार्यों को बहुत महत्वपूर्ण नहीं देखा जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पाप की अवधारणा काफी अस्पष्ट है। इस छोटे स्व आत्मा के कार्यों का अधिक महत्व नहीं होता है जब यह बड़े स्व के साथ एकजुट हो जाता है। हालांकि ये क्रियाएं या कर्म वे साधन हैं जिनके माध्यम से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को खोजती है। यह व्यक्तिवाद के पश्चिमी विचारों से बहुत अलग है, जो हिंदू धर्म में अनुपस्थित है। हिंदू धर्म में व्यक्तिगत स्व को महत्वहीन माना जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तविक व्यवहार के संदर्भ में हिंदू धर्म भौतिक दुनिया को वास्तविकता का निचला रूप मानता है, क्योंकि इसमें छोटा स्व शामिल होता है।
हिंदू स्वयं की पश्चिमी अवधारणा को भौतिकवादी मानते हैं, क्योंकि यह भौतिक दुनिया में व्यक्ति की पहचान पर केंद्रित है। इसके विपरीत ईसाई धर्म में स्वयं को समय के अंत तक संरक्षित रखा जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि सच्चा आत्मा, जिसे आत्मा कहा जाता है, कई परतों से ढका होता है जो परम वास्तविकता को छिपाते हैं। इन परतों में भौतिक स्व, शरीर, मन और यहाँ तक कि अहंकार भी शामिल है। जब ये सभी परतें हटा दी जाती हैं, तो आत्मा अवर्णनीय हो जाती है, बिना किसी भौतिक अस्तित्व या मूल सार के। इसका मतलब यह है कि हिंदू होने के लिए आपको कार्यों के एक विशिष्ट सेट का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज को एक भ्रम, माया माना जाता है। आपके परिवार, समुदाय, गांव और व्यक्तिगत पहचान से संबंधित स्वयं की भावना केवल सामाजिक संदर्भ में ही प्रासंगिक है। आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए व्यक्ति को सभी प्रकार की सामाजिक पहचान से अलग होना होगा। आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं को सभी सामाजिक और भौतिक पहचानों से दूर करना आवश्यक है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में हम चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने से आगे बढ़ते हैं और हम खुद को और एक व्यक्ति होने के विचार को कैसे समझते हैं, इस पर संस्कृति और सामाजिक सेटिंग्स के प्रभाव पर भी विचार करते हैं। ये अवधारणाएं समय के साथ और अलग-अलग स्थानों पर भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। निष्कर्ष: एक ऐसा क्षेत्र जो मनोवैज्ञानिकों और धार्मिक व्यवहार का अध्ययन करने वालों दोनों को आकर्षित करता है, वह है चेतना की परिवर्तित अवस्थाएं। इन परिवर्तित अवस्थाओं को ओझाओं, कब्जा अनुष्ठानों, अमेरिकी दृष्टि खोजों और राक्षसी कब्जे के मामलों में देखा जा सकता है। मनोविज्ञान चेतना की इन व्यक्तिपरक अवस्थाओं को अधिकतर नजरअंदाज करता था। इसलिए 1960 के दशक तक जब चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं की बात आती थी तो मानवविज्ञानियों के पास परीक्षण करने के लिए कोई सिद्धांत नहीं था। जब मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली दवाओं पर शोध के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में रुचि बढ़ रही थी, अनुष्ठान लंबे समय से परिवर्तित अवस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं, संभवतः निएंडरथल के समय से भी, जैसा कि कुछ सबूत बताते हैं। कब्जा आत्माओं से जुड़ने का एक तरीका है और कभी-कभी लोग मानते हैं कि उनके शरीर पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। चेतना की बदली हुई अवस्थाओं में लोगों के चीजों को समझने, संवेदनाओं को महसूस करने, सोचने और भावनाओं का अनुभव करने के तरीके में परिवर्तन शामिल होता है। कभी-कभी इन बदली हुई अवस्थाओं में लोगों को ऐसे काम करने पर भी दर्द महसूस नहीं होता है, जो आमतौर पर बहुत अधिक पीड़ादायक होते हैं। वे ऐसी चीजें भी देख और सुन सकते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते, और वे अजीब व्यवहार करते हैं। हर बार इन कृत्यों को सांस्कृतिक रूप से आत्माओं के प्रभाव से जोड़ा जाता है। दवाओं, उपवास और अन्य शारीरिक तरीकों का उपयोग करके या ढोल बजाने के माध्यम से परिवर्तित स्थितियों को ट्रिगर किया जा सकता है। प्रत्येक मामले में लोगों को एक निश्चित तरीके से कार्य करना सिखाया जाता है, जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसा कि बोर्गोइग्नन बताते हैं, सांस्कृतिक पैटर्न, सामाजिक रीति-रिवाज, शिक्षा और विशेषज्ञता सभी विभिन्न संस्कृतियों में चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं में भूमिका निभाते हैं। 1959-239 1959 में वालेस ने एक प्रयोग किया जिसमें उन भारतीयों की तुलना की गई जो अपने अनुष्ठानों में मनोदैहिक दवाओं का उपयोग करते थे और श्वेत व्यक्ति जो अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करते थे। दोनों समूहों ने बदली हुई धारणाओं का अनुभव किया। हालांकि भारतीयों ने अपनी संस्कृति के अनुरूप व्यवहार किया, सम्मान दिखाया और व्यवहार के एक विशिष्ट पैटर्न का पालन किया।
इसके विपरीत श्वेत प्रतिभागियों ने सामाजिक मानदंडों की अवहेलना करते हुए अद्वितीय और अपरंपरागत व्यवहार प्रदर्शित किया और उनकी प्रतिक्रियाओं में स्पष्ट पैटर्न का अभाव था। भारतीय समूह ने चिकित्सीय उपचार और कल्याण की भावना का अनुभव किया, जबकि श्वेत समूह ने समान प्रभाव की सूचना नहीं दी। इन मतभेदों को सांस्कृतिक भेद, मानसिक ढांचे, समूह संदर्भ और प्रतीकात्मक महत्व के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इसलिए चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं के दौरान किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया उनके सांस्कृतिक प्रभावों पर निर्भर करती है। संवेदी अभाव से जुड़े इसी तरह के प्रयोगों से पता चला कि प्रतिक्रियाएं इस बात से भी प्रभावित होती थी कि दूसरों ने अनुभव और सामाजिक संकेतों से गुजरने वालों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जब कोई ट्रांस में प्रवेश करता है, जैसे कि ड्रम प्रेरित कब्जे के दौरान, तो यह सांस्कृतिक रूप से अपेक्षित व्यवहारों द्वारा निर्देशित आत्मसम्मोहन के एक रूप जैसा दिखता है। धार्मिक अनुभवों के संदर्भ में कब्जे वाले ट्रांस को सीखे गए मॉडल और समूह की प्रतिक्रियाओं द्वारा आकार दिया जाता है, जिसमें दर्शक ऐसे संकेत प्रदान करते हैं जो कब्जे को सुविधाजनक बनाते हैं। चेतना की बदली हुई अवस्थाएं अक्सर दूरदर्शी अनुभवों को जन्म देती हैं, जो एक धर्म के जन्म की नींव हो सकती है, यदि दूरदर्शी दूसरों को उनकी प्रामाणिकता के बारे में समझा सके। बोर्गिग्नॉन के शोध से पता चलता है कि लगभग सभी धर्म अपनी मान्यताओं में चेतना की किसी न किसी रूप में परिवर्तित अवस्था को शामिल करते हैं। चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं के विभिन्न रूपों की व्याख्या करने वाले विभिन्न एमिक सिद्धांतों को एथनोसाइकोलॉजी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो कई पारंपरिक संस्कृतियों के लिए विशिष्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। पजेशन ट्रांस की घटना उन पर विश्वास से निकटता से जुड़ी हुई है, जो इन ट्रांस की मनोवैज्ञानिक नींव को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त बोर्गिग्नॉन के शोध से समाजों के प्रकार, आर्थिक कारकों, ट्रांस पैटर्न में लिंग संबंधित अंतर और सांस्कृतिक रूप से वातानुकूलित प्रतीकात्मक संघों के बीच संबंध का पता चलता है। चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं का अध्ययन एक ऐसा क्षेत्र है जहां मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चरों की परस्पर क्रिया स्पष्ट रूप से स्पष्ट होती है।